नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे सड़कों पर हुड़दंग से। बीती रात राजधानी में एक बार फिर बाइकर्स गैंग का आतंक दिखा। दिल्ली के इंडिया गेट सर्किल पर दर्जनों बाइक सवार काफी देर तक स्टंट करते रहे। देर रात बाइक सवार के स्टंट से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। ये बाइकर्स बीच सड़क पर स्टंट करते रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन इन बाइकर्स को इसकी कोई परवाह नहीं रही। दर्जनों की तादाद में ये बाइकर्स इसी तरह घंटों जानलेवा और खतरनाक स्टंट करते रहे। इंडिया गेट का इलाका वीआईपी माना जाता है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन बाइक सवारों को किसी की परवाह नहीं रही। सबसे हैरत की बात यह रही कि लुटियंस जोन में घंटों हंगामा मचता रहा, लेकिन बाइकर्स के आतंक को रोकने के लिए न कोई पुलिसकर्मी दिखा और न ही कोई पीसीआर वैन दिखी। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आरबी ने अलर्ट जारी किया है कि आतंकी रिहायशी इलाकों के अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आतंकी हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की हिट लिस्ट में दिल्ली के चांदनी चौक बाजार, इंडिया गेट के जैसा इलाका जैसे कई अहम इलाके हैं जहां आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली के मंडावली इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोग सड़क पर उतर गए और आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली संकट गहरा सकता है। उत्तर भारत को बिजली सप्लाई करने वाले ज्यादातर बिजली के प्लांट के पास सिर्फ 4 से 7 दिनों तक का ही कोयला बचा है। ऐसे में उत्तर ग्रिड के फेल होने का खतरा पैदा हो गया है। इन पावर प्लांट्स के पास कोयले का कोई स्टॉक नहीं है। 21 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 4 दिनों का ही कोयला बचा है। वहीं 15 प्लांट के पास सिर्फ 7 दिन का कोयला है। देश के 36 पावर प्लांट 55,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो देश की कुल जरूरत का 20% है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्टील प्लांट में गैस रिसने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 डिप्टी जनरल मैनेजर भी शामिल हैं। गैस रिसाव से प्लांट में काम कर रहे 37 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस क्लीनिंग को पानी सप्लाई करने वाले वाटर पंप में खराबी की वजह से गैस रिसाव हुआ। गैस क्लीनिंग प्लांट में पानी नहीं पहुंचने की वजह से पानी का दबाव कम हुआ, जिससे प्लांट में विस्फोट हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस घटना पर शोक जताया और इस दुर्घटना में प्रभावित हुए सभी लोगों को बेस्ट मेडिकल सुविधाएं। प्लांट में पानी नहीं पहुंचने की वजह से पानी का दबाव कम हुआ, जिससे प्लांट में विस्फोट हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस घटना पर शोक जताया और इस दुर्घटना में प्रभावित हुए सभी लोगों को बेस्ट मेडिकल सुविधाएं देने की बात भी कही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दुर्घटना पर शोक जताया और इसकी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आज हालात का जायजा लेने भिलाई स्टील प्लांट जाएंगे। महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं पीएम के सामने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान प्रेजेंटेशन देंगे। इससे पहले पासवान को गुरुवार को सचिवों के साथ बैठक उन्होंने की। प्याज एक बार फिर रुलाने की तैयारी में। पिछले 2 हफ्तों में प्याज के दाम 2 से 2.5 गुना तक बढ़ गए। एक हफ्ते के अंदर पूरे देश में प्याज की कीमत कम से कम 50% बढ़ी। दिल्ली में प्याज 25 रुपए किलो बिक रहा है। मुंबई में प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार का ऐलान किया है कि वो प्याज के दाम पर करीब से नजर रख रही है। रविवार तक पेट्रोल के दाम में 45 से 60 पैसे कम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने की वजह से पेट्रोल के दाम कम होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार यहां आ रही हैं। सोनिया गांधी यहां जिला सतर्कता समिति की बैठक में हिस्सा लेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद वरुण गांधी 3 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर जा रहे हैं। इस मौके पर वो इलाके का दौरा करने के अलावा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में आज वसुंधरा राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल मार्गरेट अल्वा की मुलाकात हुई थी, तभी से इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि विस्तार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बदायूं गैंगरेप मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज यूपी जाएगी। इस मामले की जांच के लिए 20 अफसरों की एक टीम बनाई गई है, जिसकी लीड डीआईजी करेंगे। टीम में फोरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं। CBI has today registered FIR in the alleged Badaयूं rape case. A 20-member team headed by the DA of this branch will leave for Uttar Pradesh. बहनों के
हत्या कर दी गई थी और उनकी लाशों को गांव के ही पेड़ से लटका दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 पुलिस वालों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार की मांग पर मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की आवास 7 रेस कोर्स पर दोनों के बीच तकरीबन 20 मिनट तक बात हुई। सूत्रों के अनुसार इस दौरान अखिलेश ने प्रधानमंत्री को सूबे की कानून व्यवस्था की जानकारी दी। उधर यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिला। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और पास करने की मांग की। यूपी में रेप की बढ़ती वारदात पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। मैं सोचती हूँ अखिलेश यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और डीजीपी को तुरंत बदल देना चाहिए। इधर यूपी के मथुरा में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक गांव के लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला के मुताबिक पुलिस ने शिकायत पर आरोपी ने उसके पति की अश्लील क्लिप बना ली और ब्लैक करने लगा। महिला ने शिकायत की है। बदायूं और हमीरपुर के बाद अब मुरादाबाद में भी एक लड़की की लाश पेड़ से लटक। घटना मुरादाबाद पर गांव की आशंका जताई जा रही है कि पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। यूपी के कुशीनगर में एक नाबालिग से गैंगरेप के बाद नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 दबंगों ने पहले नाबालिग की इज्जत लूटी और फिर हत्या के इरादे से उसे नहर में फेंक दिया। नाबालिग अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। वाराणसी में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप 2 लोगों पर लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हमीरपुर में थाने में महिला से गैंगरेप मामले को पुलिस नया रंग देने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल के दौरान महिला से रेप की पुष्टि नहीं हुई है, वो झूठ बोल रही है। पुलिस का कहना है कि जिस दिन की बात महिला बता रही है उस दिन आरोपी पुलिस वाले थाने में थे ही नहीं। पुलिस के मुताबिक पुलिस वालों पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पति को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला उसे छुड़ाने थाने आई। पुलिस ने इनकार किया तो उसने रेप की झूठी कहानी गढ़ी और एक ड्रामा रचा। अलीगढ़ में एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी रेप पीड़ित महिला ने आरोपी के पिता की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित धरना दे रही थी। आरोपी के घर वाले एसएसपी से मिलने आए थे। यूपी में रेप की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस बाबत डीजीपी एल बनर्जी ने बेतुका बयान दिया है। नहीं हुई है, ये मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं। ये हर क्या कहते हैं हर साल नॉर्मल एक रूटीन है जिसमें कि घटनाएं होती रहती हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल को रेप के एक पुराने मामले में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जयपुर की एडीजे कोर्ट ने जारी किया है। मेघवाल को 20 अगस्त तक तलब किया गया है। रेप के इस मामले में मेघवाल समेत 18 लोग आरोपी हैं। हरियाणा निवासी बेहतर से रेप के इस मामले में केंद्रीय मंत्री के अलावा सहायक पुलिस आयुक्त अनिल राव और 16 अन्य को भी तलब किया गया। पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। पीड़ित ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। गुजरात में नर्मदा डैम की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अहमदाबाद में बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और पटाखे छोड़े। दरअसल मोदी सरकार ने नर्मदा डैम की ऊंचाई 121 मीटर से बढ़ाकर 138 मीटर करने की इजाजत दे दी है। साथ ही नर्मदा डैम पर गेट लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। यह खबर पहुंचते ही गुजरात में जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही मेधा पाटकर ने नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई इलाके पानी में डूब जाएंगे और लाखों लोगों को नुकसान होगा। बिजली की खस्ता हालत से जूझ रही यूपी सरकार अब निवेशकों का भरोसा जीतने में लगी है। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए अखिलेश सरकार ने दिल्ली में निवेशकों का मेला लगाया। इस दौरान 20 कंपनियों के साथ 60,000 करोड़ रुपए का करार किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में उद्योगपतियों को निवेश के लिए पूरी सहूलियतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया गया है। शुरू किया सरकार ने
कि किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे उद्योगपति को, इन्वेस्टर को। इसीलिए सिंगल विंडो का प्रोग्राम शुरू किया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव राज्यसभा के लिए बिहार से निर्विरोध चुन लिए गए हैं। शरद के सामने कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उनका जीतना तय था। शरद लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सूबे किसानों और खेती के मुद्दों पर कृषि मंत्री से चर्चा की। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने गंगा में थूकने पर जुर्माना लगाने संबंधी मीडिया में आई खबरों का खंडन किया है। उमा भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें मीडिया में आई इस खबर से हैरानी हुई। इलाहाबाद में पुलिस ने फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सईद अहमद के खिलाफ लाखों की धोखाधड़ी और गबन का केस दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार नहीं किया है, वहीं विधायक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। स्टेपल वीजा विवाद पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि जरूर कहा कि हालिया प्रगति से वो खुश हैं। We are waiting for the Chinese president to visit here. I am optimistic about the friendship gesture being shown by both the government. So I'm just very hopeful. I will not make comment on anything related to Staple Visa as of now because I don't want to spoil the relation. And we are just optimistic of everything. अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने कहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि वो स्टेपल वीजा विवाद को गंभीरता से ले ताकि अरुणाचल के लोगों को उनका हक मिल पाए। People of Arunachal have also every right to have a visa to travel to all the world, including China, but they are depriving our rights to visit their country. I don't know. I think government of India should take up this matter seriously. वहीं सांसद निनान गिरिंग ने हालिया डेवलपमेंट पर संतोष तो जताया, लेकिन चीन को भरोसे लायक नहीं बताया। एक न्योता एक अच्छा एक संभावना है कि एक अच्छा रिश्ता बनाने का, लेकिन इसमें उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। और खासतौर वो स्टेपल वीजा के विषय में अगर कुछ अच्छा निर्णय नहीं लेंगे तो हम जो चीन की बातों को हम विश्वास नहीं कर पाते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। हर्षवर्धन ने इस मौके पर कहा कि एम्स को स्वास्थ्य के लिए और बेहतर बनाया जाएगा। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में बने अवैध 96 फ्लैट खाली करने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब 17 जून तक इन फ्लैट की बिजली पानी की सप्लाई काट दी जाएगी। हालांकि अभी भी कई फ्लैट के लोगों ने बीएमसी को चाबियां नहीं सौंपी। हालांकि कैंपाकोला कंपाउंड में अवैध ठहराए गए 96 फ्लैटों में से कुछ फ्लैट मालिक यहां से छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन कई लोग फ्लैट छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये परिवार कैंपाकोला कंपाउंड में डटे हुए हैं। कई ऐसे युवा हैं जिनका जन्म कैंपाकोला के इन्हीं फ्लैट्स में हुआ है। ऐसे युवा किसी भी सूरत में कंपाउंड छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार नहीं। कैंपाकोला कंपाउंड में डटे लोगों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन फ्लैट नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। दरअसल कैंपाकोला कंपाउंड की 7 इमारतों में से 5 मंजिल से ऊपर तोड़ने का आदेश हुआ है। यहाँ 5 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत थी, लेकिन कुछ इमारतें 20-20 मंजिल की बना ली गई। कैंपाकोला कंपाउंड में कुल 96 अवैध फ्लैट हैं जिन्हें तोड़ने के लिए बीएमसी को हरी झंडी मिल गई है। ये फ्लैट मालिक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली। हिमाचल के मंडी की व्यास नदी से अब तक कुल 8 शव मिले हैं। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र व्यास नदी में बह गए थे, जिनमें से 16 की अब भी तलाश जारी है। मंडी में छात्रों के शव खोजने के लिए नेवी के 8 गोताखोरों को भी बुलाया गया था। अंडर वाटर इक्विपमेंट के साथ नेवी के गोताखोर मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही यूएवी के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने के लिए पटना, गोवा और कोलकाता से टीमें बुला ली हैं। एनडीआरएफ ने इन जगहों से कई गोताखोरों को भी बुलाया है। आईपीएल फिक्सिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन राउत इब्राहिम और छोटा शकील को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त तक इन दोनों को पेश होने की आखिरी मोहलत दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम पर अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि 16 अगस्त तक कोर्ट में पेश नहीं हुए तो इन दोनों को भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। यूपीएससी ने 2013 के सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। जयपुर के गौरव अग्रवाल ने इस परीक्षा में टॉप किया है। वहीं दिल्ली के मनीष शर्मा दूसरे और रचित शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 10 उम्मीदवारों में 3 छात्राएं भी शामिल हैं।
दिसंबर 2013 में हुई लिखित परीक्षा और अप्रैल जून 2014 में आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट में कुल 1122 कैंडिडेट सफल घोषित हुए, जिनमें से सामान्य वर्ग के 517, ओबीसी के 326, एससी के 187 और एसटी के 92 उम्मीदवार हैं। ये परीक्षा 1228 खाली पदों के लिए ली गई थी। ट्रेनों में तत्काल कोटे में वेटिंग का टिकट बेचना रेलवे बंद करेगा। ये नए नियम 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं। अब तत्काल कोटे के तहत तय बर्थ की ही बुकिंग होगी। अभी स्थिति यह है कि तत्काल कोटे में भी वेटिंग टिकट दे दिया जाता है। विशाल सिक्का को नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। 1 अगस्त से विशाल सिक्का अपना पद संभालेंगे। विशाल सिक्का एसपी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य रहे हैं, वो नारायण मूर्ति की जगह लेंगे। आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एजुकेशनल रिकॉर्ड खो गया है। इन्होंने 1946-47 में पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन रिकॉर्ड को पुराना बताकर टाल मटोली कर रहा है। भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों को भी मौसम के बदले मिजाज ने राहत दी है। कई इलाकों में हुई प्री मानसून बारिश से पारा गिर गया। भीषण गर्मी से जूझ रहे नोएडा में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कल दोपहर में अचानक जोर से आंधी चलने लगी और देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई और ओले भी गिरे। तेज हवा और बारिश के चलते करोलबाग इलाके में एक पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। इससे ट्रैफिक काफी देर तक जाम रहा। मुंबई में समुद्र में आए हाई टाइड के चलते भारी मात्रा में पानी शहर के अंदर घुस गया। कल सुबह 11:37 पर समुद्र में हाई टाइड आया। हाई टाइड के चलते समुद्र का पानी मुंबई के कई इलाकों में जा घुसा। शिवाजी पार्क, माहिम जैसे इलाकों में बिना बारिश के ही जल भराव हो गया। हाई टाइड के चलते शहर में घुसे समंदर के पानी में कई जगह कई इलाके डूब गए। लोगों के घरों में पानी घुस गया। नाले और सड़कें जाम हो गई। गुजरात के जूनागढ़ में भी आया हाई टाइड से समुद्र के किनारे बसे मछुआरों के घरों में पानी घुस गया। पाकिस्तानी सीमा के पास गश्त करने वाले भारतीय सैनिक भी भीषण गर्मी से परेशान है। हालांकि चिलचिलाती धूप में भी वो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक मकान की छत गिरने से 1 की मौत हो गई। दिल्ली के वसंत कुंज में एक लड़की ने 3 लोगों पर कार में गैंगरेप का आरोप लगाया। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके में एक रिटायर्ड मेजर को घर के नौकर ने गला दबाकर मार डाला। लुधियाना में पुलिस ने एक खेत में छिपाकर रखे गए विस्फोटक और भारी तादाद में कारतूस बरामद किए हैं। अगले से 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां निकलने वाली हैं।